गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसजीबी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर गणेश खड़से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी जान रहे थे हम मौर्य साम्राज्य की। हाँ, वही महान साम्राज्य जिसका फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कई अच्छे काम किए, उसकी भी जानकारी हमने ले ली। उसके बाद उसका बेटा आया बिंदुसार। बिंदुसार भी एक महान राजा है और बिंदुसार के बाद जो एक नया मौर्य साम्राज्य का सम्राट आता है उसका नाम है अशोक। अशोक की भी जानकारी हमने ले ली थी कि अशोक जिसके जीवन में कलिंगा बैटल के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन के बाद उसने घोषणा कर दी कि आज से भेरी घोष बंद और धम्म घोष शुरू। आज से तलवार के कारण जो हम ये डर पैदा करते हैं ये खत्म हो जाएगा और आज से प्रजा के हित के लिए राजा जिम्मेदार रहेगा और राजा की जिंदगी का एक ही उद्देश्य रहेगा, समाज का कल्याण, सामान्य लोगों का जीवन किस प्रकार से खुशहाल हो सकता है, इसकी हर संभव कोशिश अशोक ने करने की ठान ली। और उसके लिए उसने एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया था जिसको मैंने कहा था धम्म महामात्या। जी हाँ दोस्तों, रिलीजियस टीचर। सामान्य लोगों को बताया जाएगा कि उन्होंने क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए। अगर सामान्य लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए तो उन्होंने क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं। ना सिर्फ सामान्य लोग, अधिकारी और खुद राजा ने भी क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी चीजें अशोक ने डिक्लेयर कर दी थी। उसके लिए अपने आदेश सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने रॉक एडिक्ट्स का सहारा लिया। कई सारे जगह पर अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में अशोक के शिलालेख हमें मिलते हैं। दोस्तों, इसी अशोक की कुछ और महान बातें आज हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। कीमचू धम्मा, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 2 और मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 7, ये दो रॉक एडिक्ट में हमें ये शब्द मिलता है कीमचू धम्मा। अब ये कीमचू धम्मा मतलब क्या है, तो धम्म का अर्थ क्या होता है ऐसा इसका मतलब है। और अशोक ने 2 और 7 नंबर के रॉक एडिक्ट में इसकी पूरी डेफिनेशन भी बताई है। क्या कहता है अशोक, क्या है धम्म, तो अपासियाने बहुकयाने दयादाने साचे साचवे माधवे साधवे च। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, तो दोस्तों ये उस समय की भाषा थी। अब इस मागधी भाषा में ये बताया गया है। अब ये भाषा में इसका मतलब क्या है, तो अपासियाने बहुकयाने दयादाने साचे साचवे माधवे साधवे च। सही तरीके से जीवन जियो, सही तरीके से पैसा कमाओ, सही काम पर पैसा खर्च करो, जितना लगता है उतना ही कमाओ। एक्सेस है तो लोगों में दान की भावना मन में जागृत करके लोगों को जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है उनको बांट दो। प्राणी पशु पक्षियों पर दया दिखाओ। कोई पानी मांगता है तो उसको पानी दो, कोई भोजन मांगता है, भूखा है तो उसको भोजन दो। बस यही है धम्म का मतलब। पर दोस्तों ये बड़ा सिंपल शब्द मालूम पड़ते हैं जो मैंने अभी लाइन बताई, बट इसके कारण अशोक के साम्राज्य में एक जबरदस्त परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अशोक ने धम्म फिलॉसफी के अंडर लोगों को धम्म यात्रा करने के लिए कहा। जो लोगों के पास में पैसा है वो लोग घूमने जाएंगे, लेकिन कहा तो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो भी गांव थे जैसे कि लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर, बोध गया, ऐसे जगह पर लोगों ने घूमने के लिए जाना है। अब घूमना मतलब कोई टूरिज्म नहीं है, उसको अशोक ने धम्म यात्रा ये शब्द दिया है। यात्रा करनी है लेकिन अच्छी यात्रा। तो अच्छी यात्रा मतलब क्या, तो ऐसे जगह पर जाओ जहां से आपको कुछ सीख मिले। कई सारे लोग घूमने जाते हैं और न जाने क्या क्या कांड करके बैठते हैं घूमने जाने के बहाने। घूमना है लेकिन ऐसी जगह पर घूमो जहां से आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिले या फिर आपको आपके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हो। ऐसे जगह पर आपने घूमने को जाना चाहिए। अशोक खुद बोध गया था, ठीक है, तो ऐसी यात्राओं को उसने धम्म यात्रा कहा है। धम्म फंक्शन हर गांव में, अगर उस गांव में पैसा है तो लोगों ने धम्म फंक्शन कंडक्ट करने चाहिए। धम्म फंक्शन में क्या होगा, तो बुद्ध से जुड़ी हुई कहानियां सामान्य लोगों को बताई जाएगी, बुद्ध के उपदेश सामान्य लोगों को बताए जाएंगे, किस प्रकार बुद्ध का जीवन था वो सारी कहानियां यहां पर बताई जाएगी। सॉन्ग्स रहेंगे, एक्ट्स रहेंगे, सारी चीजें होगी, लेकिन ऐसी चीजें, ऐसा फंक्शन जिससे सामान्य लोगों के जीवन का स्तर और अच्छा हो जाए। देखो कितना बारकाई से और माइक्रो प्लानिंग से अशोक सोचता है, ठीक है। साथ ही साथ अशोक ने एक जबरदस्त डिसीजन लिया था जिसको जनपद निवेश कहा जाता है। जनपद निवेश मतलब क्या, तो मान के चलते राजा के पास में बहुत बड़ी जमीन रहती है।
अब राजा तो खुद नहीं जाता इतनी बड़ी जमीन देखने के लिए, अपने ऑफिसर्स को कह देता है कि आप इस जमीन को जो है उसका काम संभालो। अब कुछ लोग राजा के पास में कुछ हेल्प मांगने के लिए जाते हैं कि सर मेरी 4 लोगों की फैमिली है, लेकिन ये फैमिली आजकल एक ही टाइम खाना खाती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। मैं चाहता हूं इनको मैं 2 वक्त या 3 वक्त रोटी खिला सकूं, लेकिन काम नहीं है तो पैसा नहीं आता, और पैसा नहीं है तो अनाज नहीं आता और खाना नहीं बनता। लेकिन अशोक ऐसे लोगों को क्या कहता है कि आप काम करने की इच्छा रखते हो क्या आप काम करना चाहते हो? अगर उस व्यक्ति ने कहा हाँ, तो मैं तुम्हें काम दूंगा, मैं तुम्हें उत्पादन का साधन दूंगा। तो अशोक क्या करता था, अपनी जो बड़ी जमीन थी उस जमीन में से 2-4 एकड़ उस व्यक्ति को दे देता था। कितने साल के लिए? असीमित काल के लिए। साथ ही साथ बीज देता था, अनाज देता था, थोड़े बहुत फर्टिलाइजर्स देता था, बैल वगैरह जो पशु साधन लगता है वो देता था। हर संभव अशोक मदद करता था उन व्यक्तियों को जो मदद की अपेक्षा से अशोक के पास आते थे। उनको कह देता था कि उस एरिया की 5 एकड़ जमीन तुम रख लो, ये चीजें सपोर्ट में आप ये रख लो, और आने वाले 5 सालों तक मैं किसी प्रकार का टैक्स तुम किसान से नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम इन 5 सालों में अपनी खुद की कंडीशन को, फैमिली की कंडीशन को स्ट्रांग करने की कोशिश करो। 5 साल हर मदद राजा करेगा उस किसान को, और 5 साल के बाद फिर रेगुलर वो व्यक्ति टैक्स भरेगा। ऐसे कई सारे नए नए गांव अशोक ने बसवाए, कई सारे फैमिलीज को नए से जमीन दे दी, 5 साल की मदद दे दी, और इस प्रकार से नए नए गांव बसाए। इसी कंसेप्ट को जनपद निवेश कहा गया। क्या कहा गया? जनपद निवेश। ठीक उसी प्रकार शहर को बसाने के लिए भी अशोक ने कई सारी कोशिशें की, उसको दुर्ग निवेश कहा गया है। दुर्ग मतलब उस समय शहर, सिटी। उसके बाद अशोक के पीरियड के कई सारे ऑफिसर्स के नाम हमें मिलते हैं, तो उनकी चर्चा मैं यहां पर करूंगा। अशोक के पीरियड में हाईएस्ट ऑफिसर की रैंक रहती थी तीर्थाज, उसके बाद अध्यक्षाज, उसके बाद प्रादेशिका यानी कि इनको धाय कहा गया है, और आखिरी में है युक्ताज। तीर्थाज, अध्यक्षाज, प्रादेशिका, रज्जुका एंड युक्ता, इस प्रकार के ऑफिसर्स के रैंक मिलते हैं। इन सब में हाईएस्ट रैंक रहती थी तीर्था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी पोस्ट रहेगी? तो रज्जुका ऑफिसर की। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करना, सामान्य लोगों को रेवेन्यू से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको छूट देना, सामान्य लोगों के घरों की प्रॉब्लम समझकर उनको सॉल्यूशन बताना, या फिर हर संभव मदद करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी थी? रज्जुका की। इसीलिए इसको धाय कहा गया है। अब सर, प्रादेशिका, रज्जुका और युक्ता, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं। इनको अनुसंधान की जिम्मेदारी दी गई है। तीनों को, प्रादेशिका, रज्जुका और युक्ता, अनुसंधान की जिम्मेदारी। अनुसंधान का मतलब होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, लोगों पर ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना चाहता है अशोक लोगों पर? क्या रीजन है, क्या ड्यूटी है इनकी? तो अशोक ने जो धम्म की फिलॉसफी बताई है, सामान्य लोगों को बताया कि सबको बताया, सामान्य क्या सबको बताया कि आपको किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है। पर क्या लोग सच में उस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या लोग अशोक के नियमों का पालन कर रहे हैं? यह भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अशोक ने इंस्पेक्शन की ड्यूटी इन 3 ऑफिसर्स के ऊपर सौंप दी है कि जाकर देखो। कैसे देखना है वो आपकी जिम्मेदारी, भेष बदलो, भाषा बदलो, जैसे रहना है, क्या करना है करो, लेकिन आप मुझे अप टू डेट इंफॉर्मेशन बताओगे। धम्म के पॉलिसी का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये जिम्मेदारी आपकी। इनको हर 5 साल के बाद एरिया चेंज करने की आदेश अशोक ने दिए। मतलब आज नागपुर तो कल अमरावती, 5 साल के बाद, 5 साल अमरावती के बाद, फिर 5 साल के बाद अकोला, 5 साल के बाद फिर पुणे, पुणे के बाद 5 साल के बाद मुंबई। इस प्रकार से हर 5 साल के बाद या 5-5 साल के बाद ये जगह बदलते रहेंगे। लेकिन 2 जगह ऐसी है जहां पर अशोक इनको आदेश देता है पर्टिकुलरली, खास तरीके से, कि इन 2 जगहों पर आपको हर 3 साल के बाद इंस्पेक्शन करना है। और वो 2 जगह कौन सी है? तो पहली है तक्षशिला और दूसरी है उज्जैन। दोस्तों, तक्षशिला आज के पाकिस्तान में है और उज्जैन आज के मध्य प्रदेश में है। दोनों जगह ट्रेड मार्केट के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी अशोक के पीरियड में, और वहां पर ट्रेड होने के कारण पैसा बहुत ज्यादा रहता था, और इसी कारण की वजह से वहां पर कई बार विद्रोह भी हुआ है। बिंदुसार के पीरियड में तक्षशिला में 2 बार रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, और ऐसे विद्रोह बार बार होने की संभावना थी। इसीलिए अशोक ने कहा कि ये 2 जगह पर आप हर 3 साल के बाद जाओगे, बाकी जगह पर हर 5 साल के बाद जाओगे, लेकिन तक्षशिला और उज्जैन हर 2 साल के बाद।
ये अनुसंधान की ड्यूटी इन 3 ऑफिसर पर दी गई है। समाहर्ता रेवेन्यू ऑफिसर, उसको समाहर्ता कहा गया है। शुल्काध्यक्षा, उसको रॉयल रेवेन्यू ऑफिसर, ये सामान्य लोगों से, किसानों से। और ये शुल्काध्यक्षा, ये राजा की जो जमीन थी उसको सीता लैंड कहा गया है, उस जमीन का रेवेन्यू ऑफिसर है। और ये सामान्य लोगों से ये रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला ऑफिसर है। ठीक है। स्पाइस मतलब गुप्तचर, नाम सुने होंगे आपने, स्पाइस। तो इसके पास में स्पाइस भी रहते थे, उनको गूढ़ पुरुष कहा गया है। सीताध्यक्षा, ऑफिसर रिलेटेड टू द रॉयल लैंड। सीता मतलब जमीन, पर कौन सी जमीन? राजा की जमीन, सामान्य किसान की नहीं, जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में आती थी वो जमीन। और उस जमीन का अध्यक्ष कौन रहता था? तो सीताध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। अशोक, मैंने कहा था अशोक सामान्य प्रजा की जिम्मेदारी तो उनको बताता ही है, ठीक उसी प्रकार वो राजा की भी जिम्मेदारी, मतलब खुद की भी क्या जिम्मेदारी है, वो भी वो अच्छे तरीके से जानता है। और धौली इंस्क्रिप्शन या फिर सेपरेट कलिंगा रॉक एडिक्ट नंबर 1, उसमें आपको एक सेंटेंस मिलता है। अशोक खुद क्या कहता है कि सर, ऑल पीपल्स आर माय चिल्ड्रेन। इस राज्य की जो प्रजा है ये मेरी संतान है। ये कौन कहता है? अशोक कहता है। कौन से रॉक एडिक्ट में कहता है? तो सेपरेट कलिंगा रॉक एडिक्ट नंबर 1, इस रॉक एडिक्ट में। देखो अशोक सामान्य प्रजा को कितना प्रेम करता है, यह भाव यहां से प्रकट होता है, जो आपको समझना है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, भाग नाम का एक टैक्स है, शेयरिंग क्रॉप्स 1/3 to 1/5, टोटल प्रोडक्शन में वो 1/3 to 1/5 इतना शेयर जो है आपको टैक्स के स्वरूप में राजा को देना पड़ता था। हिरण्य, ये कैश क्रॉप के ऊपर लिया गया टैक्स था, जैसे कि कपास, उसके बाद आपका शुगर केन, टोबैको, इस प्रकार के क्रॉप्स को कैश क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कैश क्रॉप के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था उसको हिरण्य कहा गया है। प्रणया, ये इमरजेंसी कंडीशन में टैक्स है, जैसे कि सूखा पड़ गया, युद्ध के कारण फसल नष्ट हो गई, कुछ भी हो, इमरजेंसी कंडीशन में टैक्स लिया जाएगा, उसको प्रणय कहा गया है। टैक्स ऑन इरिगेशन, इस प्रकार का भी एक टैक्स था। प्रोस्टिट्यूशन समझते हो क्या आप? तो प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्य व्यवसाय। तो अशोक के पीरियड में, आज भारत में भी वैश्य व्यवसाय चलता है, ठीक उसी प्रकार का वैश्य व्यवसाय अशोक के पीरियड में भी चलता था। और प्रोस्टिट्यूशन को, वैश्याओं को भी टैक्स देना पड़ता था, टैक्स ऑन प्रोस्टिट्यूशन, एक प्रकार का ये भी टैक्स अशोक लेता था। एग्रोनोमी एक जबरदस्त ऑफिसर है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। क्या जिम्मेदारी है एग्रोनोमी पर? तो रोड कंस्ट्रक्शन करने की जिम्मेदारी एग्रोनोमी इस नाम के ऑफिसर पर है। इतिजिका महामात्या, यह ऑफिसर है किससे रिलेटेड? तो रिलेटेड टू द वुमेन्स वेलफेयर, महिलाओं के कल्याण के लिए जो ऑफिसर अपॉइंटेड है उसको इतिजिका महामात्या कहा गया है। प्रवहन, सोशल गैदरिंग, जहां पे एक जगह पर बड़े अमीर लोग इकट्ठा होंगे। आजकल क्लब्स का बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है, आपको क्लब्स मालूम ही होंगे। क्लब्स में क्या होता है? नाच गाना, डांस और कई सारे लोग एकत्रित आते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। तो इस प्रकार की एंजॉयमेंट अशोक के पीरियड में भी होती थी। कई दूर विदेशों से व्यापारी भारत में आते थे और कई दिनों तक वो भारत में रहते थे, तो एंजॉय तो करना चाहेंगे ही। तो सोशल गैदरिंग, वहां पर खाना होगा, वहां पर डांस होगा, वहां पर पीना होगा, सारे शौक होंगे, इस जगह को कहा गया है प्रवहन। ठीक है। फेमाइन्स, अशोक के पीरियड में भी फेमाइन हुआ है। सोहगौरा और महास्थान नाम की जगह पर आपको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कि बंगाल और असम के एरिया में ये 2 इंस्क्रिप्शन मिले, जहां से अशोक के पीरियड में भी फेमाइन हुआ था, सूखा पड़ा था, इसकी जानकारी हमें यहां से मिलती है। 4 प्रोविंसेस, अशोक के पीरियड में मौर्यन साम्राज्य 4 प्रोविंस में डिवाइडेड है। नॉर्थ में था तक्षशिला, सेंट्रल में था उज्जैन, उड़ीसा बंगाल के एरिया में तोसाली और कर्नाटक साउथ के एरिया में सुवर्णगिरी। तो इस प्रकार से 4 प्रोविंस थे। तो सबसे नॉर्थ में तक्षशिला, दूसरा उज्जैन, बीच में तोसाली और सबसे साउथ में है सुवर्णगिरी। तो ये 4 प्रोविंस का सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों अशोक की महानता यहां पर ही खत्म नहीं होती, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।